माफी दे दी तो इस पर बुरी बात क्या बोलेंगे, यही कहेंगे कि रेवड़िया बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन सृष्टि जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, सरकार के अगर 6 महीने रह गए हैं तो क्या चुनाव नजदीक होने के कारण सरकार को अपने काम बंद कर देने चाहिए? क्या जनता के लिए जो विकास के काम करने हैं उन पर ताला लगा देना चाहिए? जिस तरह से पिछले दिनों उन लोगों का एसोसिएशन कांग्रेस के साथ निकला कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भर्ती रोको गैंग के सरगना है, जो कि कोई भी भर्ती निकालो उसको कोर्ट में जाकर लेकर खड़ा कर देते हैं, तो आप देखिए कि किस तरह से इनके मंशा, कांग्रेस की विपक्ष की मंशा यही रही है कि सरकार अपने काम ना करे। आजादी के बाद से किसानों का जो दमन शुरू हुआ, आपको मालूम है आज भी कर्नाटक में लगभग 2000 के आसपास किसानों ने आत्महत्या की है इन्हीं दिनों के अंदर ही, जब वहां पर कांग्रेस की सरकार है। मैं केवल कांग्रेस की सरकार की बात नहीं करूंगी, लेकिन ये कितना बड़ा मुद्दा है एमएसपी पर फसलों को खरीदना, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल पेज भी हैं, टेक्निकल बातें भी हैं, लेकिन फिर भी उन सभी बातों से ऊपर उठकर, क्योंकि इस बात को अगर हम लागू करते हैं, आज अगर हमारी सरकार ने फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचार पुराने समय में वो बीज कहीं ना कहीं डला था जो फलीभूत होकर आज निकला है। सरकार में होने के नाते और एक राजनीतिक दल होने के नाते हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि संविधान के इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में मैक्सिमम वोट परसेंटेज हो, और इलेक्शन कमीशन का टारगेट भी 75% वोट परसेंटेज करवाने का है। तो उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो प्रयास हो सकते हैं वो करें। और एक भ्रम ये और फैला रहे हैं कि हमने लेटर लिखा तो 7-8 दिन क्यों लग गए, और इन्होंने कहा कि हमने लेटर लिखा तो बिश्नोई समाज ने भी लेटर लिखा। मैंने कल भी मीडिया चैनल्स में लेटर दिखाया था बिश्नोई समाज का, वो 17 अगस्त को लिखा गया था। 17 अगस्त को लिखा गया था, चुनाव की घोषणा होने के तुरंत 2 दिन के बाद ही लिखा गया था। बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी का रुख कर लेते हैं। नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? देखिए, बयानबाजी, सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि झूठ की दुकान नायब सैनी ने खोल रखी है, सुबह से लेकर शाम तक बस झूठ ही झूठ फैला रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सृष्टि जी, जिन्होंने अब तक लोकसभा के चुनाव में आपने देखा झूठ की राजनीति की, झूठ के बल पर इंडिया गठबंधन बनाया, हरियाणा प्रदेश की जनता को भी ये बात पता चल चुकी है कि किस तरह से पिछले 10 वर्षों का हिसाब मांगते हुए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अगर किसी ने अपने 10 वर्षों का हिसाब देना होता तो बात बनती कि हमने अपने 10 वर्षों में क्या किया। भारतीय जनता पार्टी अपने सभे हैं या बैठकें होती हैं, जनसमूह होते हैं, जनसभाएं होती हैं, उन सभी में, रैलियों में अपने 10 वर्षों का कार्यकाल तो बताती ही है, साथ में 10 वर्षों का हिसाब कांग्रेस का भी रखती है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां हमेशा हरदम हम कमर कसे रहते हैं, ये आप जानते हो। हर बार डिबेट होती है, हर बार हम ये बात कहते ही नहीं है, बल्कि हम तो अपने क्रियाकलापों में दिखाते हैं। कांग्रेस का संगठन कभी नहीं बना, लेकिन चुनाव में वो लोग छलांग मार जाते हैं। लेकिन हमारे पास में कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा कैडर है, हम हमेशा अपनी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के करते रहते हैं। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चलाया, जिसमें कांग्रेस ने कहा कि जनता भी इस अभियान के साथ जुटी और बीजेपी से हिसाब जनता भी मांग रही है। और इस कार्यक्रम में जो जनता का रुख सामने आया, कांग्रेस उससे बेहद कॉन्फिडेंट नजर आई है। देखिए सृष्टि जी, मैं ये बात आपकी बिल्कुल भी इस बात में सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जनता ने जो भी इंडिया गठबंधन के बरगलाने वाले नैरेटिव थे, चाहे वो संविधान बदलने की बात हो और चाहे वो अन्य नैरेटिव थे, उन नैरेटिव के साथ में थोड़ी बहुत जनता जो गई पिछले लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब जनता को मालूम हो चुका है कि अगर एकमात्र कोई ऐसा संगठन है जो जनता की सुन के उस पर काम करने वाला है, अपनी बातों पर खरा उतरने वाला है, जो वादे सरकार बनाने से पहले नेता या कोई भी पार्टी अपने संकल्प पत्र में करती है, वो वादे पूर्ण करने वाला है, तो वो केवल एकमात्र संगठन है, एकमात्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। और इसका आपको असर देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में भी। विधानसभा चुनाव में देखिए, लोकसभा चुनाव में जातिगत भेद पैदा कर दिया, धार्मिक भेद पैदा कर दिया, और इन सब कारणों के कारण जो भी इन्होंने वोटर्स का बाइफर्केशन किया या पोलराइजेशन किया, वो पोलराइजेशन का इफेक्ट अभी विधानसभा में नहीं दिखने वाला, क्योंकि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने जितने साम दाम दंड भेद लगाने थे सृष्टि जी, वो लगा चुके हैं। अब उनके पास में कोई ब्रह्मास्त्र तक भी नहीं बचा है, वो सब उन्होंने इस्तेमाल कर दिया लोकसभा के चुनाव में। और पिछले जो अभी महीने गए हैं, नायब सिंह सैनी जी ने जो इतने
अच्छे फैसले लिए हैं सरकार को लेकर जनता के जन कल्याण के, जिसमें सभी फसलों पर एमएसपी पर खरीदने की बात हो, चाहे वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की इन बात फैसलों हो, पर निशाना और चाहे साधा वो जा रहा है, अन्य ये फैसले कहकर थे, उन सभी कि फैसलों चुनाव को के लेकर सामने आते ही बड़े बड़े ऐलान कर दिए गए। अब तक कहाँ थी सरकार पिछले 10 सालों में? ये तो होता ही है, ये बात तो विपक्ष ने कहनी है, क्योंकि जब कोई अच्छा काम होता है तो उसमें बुराई तो ले नहीं सकते। एमएसपी दे दी तो इस पर बुरी बात क्या बोलेंगे, यही कहेंगे कि रेवड़िया बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन सृष्टि जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, सरकार के अगर 6 महीने रह गए हैं तो क्या चुनाव नजदीक होने के कारण सरकार को अपने काम बंद कर देने चाहिए? क्या जनता के लिए जो विकास के काम करने हैं उन पर ताला लगा देना चाहिए? जिस तरह से पिछले दिनों उन लोगों का एसोसिएशन कांग्रेस के साथ निकला कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो भर्ती रोको गैंग के सरगना है, जो कि कोई भी भर्ती निकालो उसको कोर्ट में जाकर लेकर खड़ा कर देते हैं, तो आप देखिए कि किस तरह से इनके मंशा, कांग्रेस की विपक्ष की मंशा यही रही है कि लेकिन सरकार अपने काम ना कर पाए, क्योंकि सरकार अगर काम नहीं कर पाएगी तो जनता को आप ये एक आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं, लेकिन वहीं आप एमएसपी का जिक्र कर रहे हैं। एमएसपी का मुद्दा कोई नया नहीं है, सरकार के पास 10 साल थे। ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आते आते उन्हें याद आया कि सभी फसलों पर हम एमएसपी में सभी फसलें लेंगे? अगर शायद ये फैसला पहले कर दिया होता तो इसका लाभ और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ऋषि जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और इस पर मैं कुछ सेकंड्स में जवाब आपको देती हूँ। देखिए, ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या कई वर्षों की है। आजादी के बाद से किसानों का जो दमन शुरू हुआ, आपको मालूम है आज भी कर्नाटक में लगभग 2000 के आसपास किसानों ने आत्महत्या की है इन्हीं दिनों के अंदर ही, जब वहां पर कांग्रेस की सरकार है। मैं केवल कांग्रेस की सरकार की बात नहीं करूंगी, लेकिन ये कितना बड़ा मुद्दा है एमएसपी पर फसलों को खरीदना, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल पेज भी हैं, टेक्निकल बातें भी हैं, लेकिन फिर भी उन सभी बातों से ऊपर उठकर, क्योंकि इस बात को अगर हम लागू करते हैं, आज अगर हमारी सरकार ने फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचार पुराने समय में वो बीज कहीं ना कहीं डला था जो फलीभूत होकर आज निकला है। अगर इसको हम आज सडनली चुनावी माहौल में ये घोषणा नहीं मान सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये विचार हमारी पार्टी का आप कह रहे थे, विचार आप कर रहे थे, समय हो सकता है, लेकिन विचार आज चल रहा था। ठीक है नेहा जी, नेहा दमन जी, पोस्टपोन की जगह प्रीपोन करवा लीजिए। और जेजेपी तो कह रही है कि अच्छा है, छुट्टियां पड़ रही हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। सृष्टि जी, मैं एक बात को लेकर हैरान हूँ। पिछले 1.5 दिन से हम इस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं सभी चैनल्स पर, और कांग्रेस और जेजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि पोस्टपोन ना करा के प्रीपोन करा लें, या फिर ये कि बीजेपी जो है वो डरी हुई है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी ने चुनाव रद्द करने की बात नहीं की है, चुनाव से भागने की बात नहीं की है। चुनाव तो होंगे, और जहां 1 हफ्ते बाद हो या 1 हफ्ता पहला हो, हमें इस बात से बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। लेकिन जब भी कोई एक पत्र लिखा गया और उस पत्र में लिखा गया कि चुनाव की डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, अब बस बाल की खाल खींचनी है तो कह दिया कि प्रीपोन कर दीजिए। आपने सिर्फ और सिर्फ निकालनी है। विपक्ष का क्या केवल यही काम रह गया है? क्या मानसिकता इतनी कम हो जाएगी, इतनी छोटी मानसिकता हो जाएगी? और दूसरी बात ये, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट है, जेजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है, आम आदमी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है, तो 1 हफ्ते में आपको क्या डर सता रहा है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? और दूसरी बात ये है कि जब भी जेजेपी इस बारे में बात कर रही है या कांग्रेस बात कर रही है, तो वो केवल और केवल ग्रामीण वोटर्स की बात कर रही है। क्या आपको शहरी वोटर्स नहीं चाहिए? पिछले दिनों, देखिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही हूँ, बीच में मत बोलिए। पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव के समय में, जब जिस दिन चुनाव था उस दिन भी ये मीडिया की सुर्खियों में रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया बोथ ये सुर्खियों में रही थी लाइन की छुट्टी की वजह से। जो शहर जहां पर शहरी वोटर्स ज्यादा हैं, उन शहरों में वोट परसेंटेज डाउन गई है। ये इलेक्शन कमीशन की भी रिपोर्ट थी, और आप, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो सिर्फ 2-2.5 महीने पहले की बात है, ये तो आप सबको याद होगी। सुर्खियों में ये लाइन रही थी कि फरीदाबाद, करनाल, पंचकुला, जो शहरी एरियाज हैं, गुड़गांव है, इन सब जगहों
जगहों पर वोट परसेंटेज डाउन हुई है, लोगों ने बाहर निकलकर वोट नहीं डाला। सरकार में होने के नाते और एक राजनीतिक दल होने के नाते हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि संविधान के इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में मैक्सिमम वोट परसेंटेज हो, और इलेक्शन कमीशन का टारगेट भी 75% वोट परसेंटेज डलवाने का है। तो उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो प्रयास हो सकते हैं वो करें। और एक बात तो और अगर ये भ्रम छुट्टी फैला रहे मुद्दा है हैं नेहा धवन जी, तो जिस कि तरह से हमने कांग्रेस कह रही है कि 7-8 दिन पोस्टपोन के की जगह बाद लेटर प्रीपोन क्यों हो जाए लिखा? चुनाव, एक यानी और कि चीज। पहले हो जाए, तो आप भी उससे आप सहमत हैं क्या? हमें देखिए बिल्कुल सहमत है, ये अधिकार क्षेत्र इलेक्शन कमीशन का है, और इलेक्शन कमीशन ने 1 तारीख डिक्लेयर करने से पहले क्या किसी को बताया था? अचानक ही ये डिक्लेयर हुआ और किसी को नहीं मालूम था। और दूसरी बात ये है कि प्रीपोन हो जाएगा, अगर 2 दिन पहले हो जाता है या 1 हफ्ता पहले हो जाता है तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है, हमेशा चुनावी मोड में रहती है। हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कसी हुई है। और एक भ्रम ये और फैला रहे हैं कि हमने लेटर लिखा तो 7-8 दिन क्यों लग गए, और इन्होंने कहा कि हमने लेटर लिखा तो बिश्नोई समाज ने भी लेटर लिखा। मैंने कल भी मीडिया चैनल्स में लेटर दिखाया था बिश्नोई समाज का, वो 17 अगस्त को लिखा गया था। 17 अगस्त को लिखा गया था, चुनाव की घोषणा होने के तुरंत 2 दिन के बाद ही लिखा गया था, ना कि 1 हफ्ते बाद लिखा गया था। उसका रेफरेंस लेकर तब बीजेपी ने उनको सपोर्ट करते हुए ये लेटर लिखा। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को ना तो शहरी वोटर से लेना देना, कांग्रेस को ना बिश्नोई वोटर से लेना देना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या ये संवैधानिक गैर संवैधानिक बात हमने की? इनेलो ने और अगर बीजेपी ने ये पत्र लिख दिया बिश्नोई समाज का सपोर्ट करते हुए और अपनी गंभीरता दिखाते हुए कि मैक्सिमम वोट परसेंटेज बढ़े, मैक्सिमम हो वोटिंग, इस बात को देखते हुए अगर 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने ये स्टैंड लिया है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो डर के घबरा रहे हैं। डर तो आप रहे हैं कि 1 हफ्ता लेट हो जाएगा तो वोट परसेंटेज आपकी ट्रांसफर रोड साहब, बीजेपी में आ जाएगी। आपका वोटर खिसक जाएगा क्या? बीजेपी की ओर चला जाएगा आपका वोटर चुनाव लेट होने से? दूर कर देंगे, एक-एक व्यक्ति के दिल से दूर कर देंगे। आपने बात की ग्रामीणों की, आपने बात की शहरी वोटर्स की, आपने बात की है, आपने बिश्नोई समाज के लोगों की के जो धार्मिक आस्था उसको ठेस पहुंचाने का काम किया है, हमने नहीं किया। पिछले 1.5 दिन से आप भी डिबेट मेरे साथ नेहा धवन जी, एक तो कौशल रोजगार निगम को लेकर जवाब दे देना, जिसका सवाल सुरेश रोड जी ने उठाया है। दूसरा, तैयारियों पर मेरा सवाल है कि अब लिस्ट पर चर्चा कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी कर रही है, बैक टू बैक बैठकें भी हो रही हैं प्रदेश चुनाव समिति की, केंद्रीय चुनाव समिति की, क्या कहेंगे इस पर? हमारी पार्टी का मंथन जो है टिकट को लेकर वो निरंतर चल रहा है। प्रदेश स्तर पर बैठक हो चुकी है और केंद्रीय स्तर पर बैठक जो है वो भी चल रही है, और बहुत जल्दी ही आपके सामने हमारी फर्स्ट लिस्ट जो है वो आ जाएगी, क्योंकि आपने देखा कल जो है वो जम्मू कश्मीर की पहली लिस्ट भी जारी हो चुकी है और हरियाणा की भी जल्दी ही जारी होगी। और जिनको भी पार्टी टिकट देती है वो जरूर ऐसे हमारे कार्यकर्ता होंगे, ऐसे हमारे नेता होंगे जो जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं और जनता के काम करते रहते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो हरियाणा सरकार को अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी में देंगे। दूसरी बात, मैं सुरेश रोड जी की बात पर आऊंगी, उससे पहले मैं जेजेपी की बात पर एक जवाब देना चाहती हूँ। अगर जेजेपी की विचारधारा इतनी महान थी तो क्यों जोगीराम सिहाग जी और रामनिवास सुरजेखेड़ा जी जैसे लोग जब बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर जेजेपी में शामिल हुए थे तो उनको टिकट क्यों दी थी, उनको शामिल क्यों किया था? और दूसरी बात, जब रामकुमार गौतम जी इतनी बड़ी बड़ी बातें आपके खिलाफ करते रहे थे तब आपकी विचारधारा कहाँ गई थी? आपके खुद के चुने हुए विधायक जब आप में शामिल होने के बाद आपके बारे में जो है बात किया करते थे कि दुष्यंत चौटाला जी की कार्यप्रणाली में कोई खोट है, तब आपकी विचारधारा कहाँ थी? आपने उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया? आपने उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? केवल उनको एक नोटिस जारी कर दिया। इस बात के आपके प्रवक्ता आजकल
डिबेट में बोलते हैं कि इन लोगों को हमने नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने अपना स्टैंड क्यों नहीं छीना इनसे? आपने क्यों नहीं उन्हें रेस्टिगेट किया अपनी पार्टी से? दूसरी बात, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग विचारधारा होती तो आप इस तरह के एक्ट नहीं करते। क्या आज तक जेजेपी ने बाहर से आए कैंडिडेट को कभी टिकट नहीं दिया? जब जेजेपी का फॉर्मेशन हुआ था तो लोकसभा के चुनाव थे, सारे कैंडिडेट ही मैक्सिमम नए थे, इसलिए इस बात पे आप इतनी बात ना करें। और आज अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी कहती है कार्यकर्ताओं को, कि बीजेपी दूसरे दलों को तोड़ के अपनी पार्टी को मजबूत करती है। ये बात कांग्रेस भी कहती है जेजेपी के साथ साथ। सृष्टि जी, आपको मुझे एक मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैं आपको बहुत लॉजिकल और पढ़ी लिखी बात कहूंगी। देखिए, दो तरह की पॉलिटिक्स है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स और इनहेरिट पॉलिटिक्स। डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो हरियाणा राज्य में हमेशा आज तक बनने के बाद से चली आ रही है, जिसमें जेजेपी, आईएनएलडी, कांग्रेस शामिल है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स का मतलब है एक ही परिवार के बहुत सारे सदस्यों का राजनीति में हस्तक्षेप होना, चुनाव लड़ना, नेता बनना, जीतना और सरकार में शामिल होना। आपने जितनी पॉलिटिकल पार्टीज देखी होंगी, एक ही परिवार के मैक्सिमम लोग डायनेस्टी पॉलिटिक्स के तहत पॉलिटिक्स करते आए हैं हरियाणा में। इनहेरिटेंस पॉलिटिक्स होती है जिसमें पिता से पुत्र के पास गई, या पिता ने पहले जो है पॉलिटिकल सिनेरियो में रहे, उसके बाद अगली पीढ़ी उनकी सिनेरियो में आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी रही है जिसमें डायनेस्टी पॉलिटिक्स और इनहेरिटेंस पॉलिटिक्स का बहुत मिनिमम परसेंटेज रहा है। हमने सारे नए और पहली जनरेशन के ही नेता दिए हैं। क्या ओम प्रकाश चौटाला जी की पिताजी पॉलिटिक्स में थे? नहीं थे। क्या कैप्टन अभिमन्यु जी के पिताजी पॉलिटिक्स में थे? नहीं थे। क्या सुभाष बराला जी की पिताजी पॉलिटिक्स में थे? नहीं थे। क्या उनके परिवार के अन्य नेता हैं? नहीं है। क्या अनिल विज जी के और कोई फैमिली मेंबर इस पार्टी में सक्रिय है? नहीं है। आप देखिए कि जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दूसरे दलों को तोड़कर अपनी पार्टी में जोड़ने का और अपनी पार्टी को मजबूती देने का आरोप लगता है। आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है ना। जिस बात पे आपको आपत्ति हो उस बात को आरोप में बोल दीजिए, जो बात पे आपके पास लॉजिकल जवाब ना हो उस बात को आपने आरोप के माध्यम से कह दिया। लेकिन ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि कोई भी अपना कुनबा बड़ा नहीं करना चाहता। क्या आज कोई भी दल से, जेजेपी से छोड़कर अगर कोई कांग्रेस में शामिल होना चाहे तो क्या कांग्रेस मना कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी। कोई आईएनएलडी से छोड़ के जेजेपी में जाना चाहे तो क्या वो मना करेंगे? नहीं करेंगे। कोई आम आदमी पार्टी में जाना चाहे कोई मना नहीं करेगा। तो फिर बीजेपी अगर कोई हमारी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो बीजेपी अगर लेती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों, उस पर सवाल क्यों? ये बातें तो विपक्ष के लोग उठाते ही रहते हैं। अब आपकी बात पे आती हूँ एचके आरएम का। देखिए, क्या पहली बार हरियाणा की भाजपा सरकार ने कच्चे कर्मचारी भर्ती किए हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कर्मचारी भर्ती किए हैं? बिल्कुल नहीं। हमसे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, चौटाला साहब की सरकार रही, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एम्प्लॉय भर्ती होते थे। लेकिन प्रक्रिया क्या थी? उन एम्प्लॉयज को भर्ती करने के लिए सरकारी इंस्टीट्यूशन के साथ और एम्प्लॉय के बीच में कुछ दलाल होते थे जो उनके साथ टाई अप करते थे सरकारी इंस्टीट्यूशंस के साथ, और फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर, अपनी खुद की पर्सनल टर्म्स एंड कंडीशन बनाकर एम्प्लॉयज को, नए यूथ को भर्ती करते थे। अगर सैलरी सरकार से मिलती है 15,000 रुपए तो बिचौलिया जो है वो एम्प्लॉय को देता था 8,000 रुपए, 9,000 रुपए, 6,000 रुपए। अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर युवाओं को नौकरियां देते थे और बीच में अपनी दलाली रखते थे। और प्रति व्यक्ति, प्रति एम्प्लॉय जो दलाली थी वो कई हजारों रुपयों में थी, इसलिए दलालों का पेट भरता था। और वो दलाल कौन थे? कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रिश्तेदार। सरकार ने संसाधन की इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए।